हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI तैयारी। ITI तैयारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर दो प्लेटों का एक ऐसी असेंबली होती है जो हमारी एनर्जी को स्टोर करती है। एनर्जी स्टोर करने के बाद जब हमारे कभी सर्किट में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो उस फ्लक्चुएशन के कारण जो मेन सर्किट है उस पे वोल्टेज का कम ज़्यादा होने से लोड पड़ सकता है। उस लोड को ख़त्म करने के लिए हम लोग सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर का मेन काम है सर्किट में वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। अब हम देखते हैं इसकी असेंबली किस तरह से होती है। तो कैपेसिटर में ये दो प्लेटें इस तरह से पैरेलल होती हैं। ये प्लेटें देखने में आपको एक लाइन की तरह हैं, लेकिन इनका एक्चुअल रूप एक रेक्टेंगल शेप में होता है। और इसके लास्ट में से एक टर्मिनल हम लोग निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह की एक दूसरी प्लेट होती है, उससे भी एक हमारा टर्मिनल निकला होता है। और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रोल करने के पहले इनके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हिंदी में हम लोग पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। और ये नेचर से अपने अचालक होता है, इंसुलेटर होता है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमने आपको दिखाए हैं। Q = CV। तो Q आप जानते हैं आवेश है जिसको हम लोग कूलाम में नापते हैं। C हमारा कैपेसिटेंस है जिसको धारिता बोलते हैं, इसको हम लोग फैराड में नापते हैं। और V हमारा वोल्टेज। और ये हमारा फॉर्मूला बनता है C = ε0 A/d। तो C हमारा कैपेसिटेंस है, ε0 हमारे पराविद्युतांक नियतांक है। जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और A हमारा इसकी एरिया है। जो भी मैंने भी आपको एक प्लेट दिखाया था, इस प्लेट की जो एरिया होगी वो उसका A निकालेंगे। तो अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म में है तो H का हो जाएगा इसकी दोनों की लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, इसका एरिया निकल आएगा। और D इनके बीच की दूरी। तो ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच की दूरी जितनी भी आएगी, बहुत कम रखते हैं, वो के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार होता है C = ε0 A/d। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या होता है और पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या होता है। तो जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं या कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ सीरीज में कनेक्ट है तो उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज हम लोग देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वोल्टेज V दिया हुआ है, तो ये वोल्टेज सभी में डिवाइड हो जाएगा। V1, V2 और V3 इसमें डिवाइड हो जाता है। तो इन तीनों का एडिशन V1 + V2 + V3 क्या होता है हमारा V के बराबर। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया V = V1 + V2 + V3। तो ये सीरीज में होता है। आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ इस बारे में। यहाँ से हमने V की वैल्यू निकाली Q = CV से। तो V की वैल्यू क्या आ गई Q/C। तो यहाँ पे सब में आवेश सेम होगा। तो आवेश सेम होने का रीज़न इसमें ये है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है। और आपको मैंने एक फॉर्मूला पहले ही बताया है Q = IT। तो जब करंट सेम है तो ये टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही रहेगी एक टाइम पे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो इसलिए इस सर्किट में Q हर जगह पे सेम रहेगा। एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया Q/C, Q/C1, Q/C2 एंड Q/C3। यहाँ से सबसे हमने Q कॉमन, सब में से Q कॉमन आएगा और Q कट गया। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाता है। तो कैपेसिटर कभी भी सीरीज में कनेक्ट होगा तो उनका एडिशन होगा, टोटल उनकी जो वैल्यू होगी वो उन दोनों की वैल्यू से हमेशा कम मिलेगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट होने पे आपको मैंने बताया था
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे V है, यहाँ पे भी वोल्टेज V मिलेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज सबको V ही मिलेगा, लेकिन इसमें करंट चेंज होती है, और करंट चेंज होने से उसका आवेश भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया है Q इक्वल टू आई टी, तो I चेंज हो रहा है तो Q भी चेंज होगा, टाइम तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा, C इक्वल टू, अब यहाँ पे Q की वैल्यू CV, यहाँ पे C1V, यहाँ पे C2V, यहाँ पे C3V, तीनों में से V कॉमन लिया हमने, V से V कट जाएगा और टोटल वैल्यू क्या हो गई, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कभी भी कैपेसिटर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो टोटल कैपेसिटेंस है, उसकी जो धारिता है, वो सबका एडिशन होगी। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाए हैं। अगर यहाँ पे सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सपोज करते हैं C है, तो उसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, इनका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब क्योंकि हमने टोटल कैपेसिटेंस को यहाँ पे CT मान लिया है, तो 1/CT इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो इन सबको जब हम LCM लेंगे तो C LCM आएगा, और C से C को डिवाइड किया 1 आया, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/CT की वैल्यू आ गई 4/C, और CT की वैल्यू हो जाएगी C/4। तो बच्चे अक्सर इस पे गलती करते हैं, आंसर यहाँ पे निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन इस पे आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको यहाँ पे पलट के ही लिखना है, 4/C पे आप छोड़ देंगे। मोस्टली आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन जो रहता है 4/C और C/4। अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक की तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कैपेसिटेंस को हमने पैरेलल में ऐड किया है, तो सबकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे सेम रखी है, C। तो टोटल कैपेसिटेंस हमने CT माना। पैरेलल में हमारे कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं, C1 प्लस C2 प्लस CT प्लस C4, तो CT की टोटल वैल्यू हो जाएगी 4C। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो जितने भी कैपेसिटेंस हैं उनका एडिशन कर देंगे तो वो हमारा पैरेलल में हो जाता है 4C, और अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो ये C/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब सेम है, अलग अलग होंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगा के ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। दो कैपेसिटेंस हैं 36 माइक्रोफैरेड के और 14 माइक्रोफैरेड के। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इनका, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 36 प्लस 14 इक्वल टू 50। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे हमने सबको पैरेलल में लिया हुआ है 18, 16, 42 एंड 74। इनको जब हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 18 प्लस 16 प्लस 42 प्लस 74। तो इन सबका एडिशन ऐड करके देखेंगे आप तो 150 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने सीरीज में कैपेसिटेंस को ऐड किया है 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड का। तो 1/CT की वैल्यू हो जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की वैल्यू भी 4 है, C2 की भी और C3 की भी वैल्यू 4 है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, नीचे LCM 4 ही रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे हमें उसको लास्ट में ये 1/CT की वैल्यू आई है तो उसको हमें CT की वैल्यू निकालनी है टोटल कैपेसिटेंस, तो उसको हम लोग पलट के लिखेंगे 4/3। दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं 6 पे। यहाँ पे भी सीरीज में लिया गया है 16 माइक्रोफैरेड, 16 माइक्रोफैरेड और 32 माइक्रोफैरेड का। इसको ऐड करने के लिए फॉर्मूला है 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पहला हमारा कैपेसिटेंस है 16 का, दूसरा भी 16 का है और तीसरा 32 का है। तो यहाँ पे LCM लेंगे 16 और 32 का LCM आएगा 32। 16 से डिवाइड किया 32 में 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 और 32 का 32 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो आपको आता ही होगा। ये आया 5/32।
तो सी टी की वैल्यू आएगी 32/5। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं 7th वाले पे। तो यहाँ पे मैंने दो कैपेसिटर लिए हुए हैं सीरीज में और इनके साथ में एक पैरेलल कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो 2 और 3 आप देख पा रहे हैं ये सीरीज में है और इन दोनों के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सीरीज में है तो इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/C=1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस C1 मान लिया है, तो 1/C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/2 + 1/3, इन दोनों कैल्सियम आएगा 6, 3 + 2/6 मतलब 5/6। तो C1 की वैल्यू क्या जाएगी 6/5। अब C1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 6/5 और इसके पैरेलल में 2 है तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो Ct की वैल्यू आएगी टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2, 6/5 + 2 एलसीएम लेंगे तो 5 × 2 = 10, तो 16/5 ये इसका आंसर है। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।